हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट निखिल, और आज हम लोग फाइनल अकाउंट की सीरीज के 11वें लेक्चर में हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको प्रॉमिस किया था कि कंफर्म नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, और मैंने कसमें भी कई खाई थी वहां पे कि जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रिलेटेड टू क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन की ही बात करेंगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं, और इलिस्ट्रेशन नंबर 1 को डिस्कस करते करते ही हम लोग कुछ एडजस्टमेंट्स या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके साथ में और एड ऑन करते जाएंगे। ठीक है, आई होप अब से यानी कि इसके पहले वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सारे के सारे आप लोगों ने देख लिए होंगे, और आपको पता होगा कि कौन सी आइटम ट्रेडिंग में जाती है, कौन सी आइटम पीएनएल में जाती है। ठीक है, और अगर नहीं पता होगा तो एक हल्का सा रिकैप मारते हैं कि देखिए, नॉर्मली अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मली आप फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हो? ताकि आप क्या निकाल सको, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अब प्रॉफिट या लॉस निकालने का क्या तरीका है कि आपने क्या किया, इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं कि ये पेन 6 रुपए का खरीदा और 5 रुपए में उठा के बेच दिया, 5 रुपए का खरीदा और 6 रुपए में उठा के बेच दिया, तो 1 रुपए का प्रॉफिट कैसे निकाला, 6 रुपए माइनस 5 रुपए। ठीक है, तो दो आइटम है इसके अंदर, एक्सपेंस और इनकम। अब एक्सपेंस मतलब जो भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड दिख रहा है वो एक्सपेंस रहेगा, और जो भी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड दिख रहा है वो आपकी इनकम रहेगी। उसके बाद एक्सपेंसेस के आगे दो पार्ट, कौन सा, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू किसको बोलोगे, जो भी यूज हो चुका है, साल भर के अंदर अंदर यूज हो चुका है उसको बोला जाएगा रेवेन्यू, और जो भी यूज होना बाकी है, साल खत्म हो गया लेकिन अभी तक के वो यूज हुआ नहीं है या पूरी तरीके से वो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा आपका कैपिटल। एग्जाम्पल के तौर पे आपने क्या किया, आपने सैलरी पेड की, तो क्या होता है, सैलरी ऐसा होता है क्या कि आपने एक बार सैलरी पेड कर दी और आपको लाइफ टाइम वो चल रही है? नहीं, अब जितना सैलरी पेड करोगे उतने आपका वर्कर काम करता है या उतने आपका एम्प्लॉय काम करता है। ठीक है, बट आपने मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की, ठीक है, और उसकी जो लाइफ है वो 5 साल है। ठीक है, वर्कर का जो काम करने का टेनर है वो मे भी हो सकता है 1 महीना या 1 साल। ठीक है, बट जो मशीन का जो टेनर है वो कितने का है, वो है 5 साल का। ठीक है, तो उस केस में जो मशीन है वो हमारी कैपिटल नेचर की, क्यों, क्योंकि साल भर के ऊपर चलेगी, 5 साल के अंदर अंदर खत्म होने वाली नहीं है। ठीक है, और जो हमारा सैलरी का जो खर्चा है वो हमारा रेवेन्यू में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में रेवेन्यू आगे दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, ये हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा प्लीज गो फॉर द लेक्चर। ठीक है, वहां पे काफी डिटेल में गए हम लोग। ठीक है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब क्या होगा, ऐसा कोई भी खर्चा जो गुड्स की कॉस्ट को इंक्रीज करता हो या तो डिक्रीज करता हो, तो उसको आप बोलोगे रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, या रेवेन्यू नेचर में डायरेक्ट नेचर का खर्चा है। ठीक है, बट अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस है जो जिसका इम्पैक्ट कॉस्ट के ऊपर पड़ता नहीं है, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 100 यूनिट बनाने हैं तो आप वेजेस जो पेड कर रहे हो, मतलब जो हमाली लोगों को दे रहे हो, जो वर्कर आपके यहाँ काम कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो उसका क्या होगा, अगर 100 प्रोडक्ट बनाने हैं तो क्या होगा, आपने 100 प्रोडक्ट बनाने के लिए वेजेस एक डिसाइड किया है। ठीक है, अब आपका इंक्रीज हुआ, 150 प्रोडक्ट गए, तो क्या होगा, ये कॉस्ट इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये भी इंक्रीज होगा। ठीक है, या तो फिर बोल सकते हैं कि इसके इंक्रीज होने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे वर्कर पहले 300 रुपए रोज के हिसाब से काम करते थे, उन्होंने बोला नहीं, हम मंदी चल रही है, कोरोना वायरस आ गया, ये सारी चीजें आ गई, वो हो गया, हमको अभी पैसा ज्यादा चाहिए, तो हमको 500 रुपए चाहिए। तो अब क्या होगा, जो आपकी कॉस्ट रहेगी गुड्स की, ठीक है, जो आपकी कॉस्ट पहले 300 रुपए में बन जाती थी, यानी कि 300 रुपए का वेजेस लगता था उसको, अब कितने का हो जाएगा, 500 का। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी गुड्स की। ठीक है, बट अगर आप बात करें एम्प्लॉय की सैलरी की, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल की एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो भी बोल रहा है कि भाई साहब कोरोना चल रहा है और प्रोडक्शन आप लोगों ने बढ़ा दिया है, ठीक है, या प्रोडक्शन आपका हो या ना हो, मुझे भी क्या चाहिए, मुझे भी पैसे चाहिए। ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन से कोई नाता रिश्ता नहीं है। ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से या घटने की वजह से, या इसकी सैलरी का बढ़ने की वजह से या घटने की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर में कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, अब हमारे सामने जो पहली चीज दिख रही है वो इलिस्ट्रेशन नंबर पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दे रहा है, और प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने डिस्कस किया था रेशो के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में ही रेशो दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं। क्या इक्वल मानने की रिक्वायरमेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है आपको रेशो। ठीक है, तो रेशो अगर बोल रहा है 1:1, तो 1:1 मतलब यानी कि क्या होगा, 1/2 किसका होगा, डी का, और 1/2 किसका होगा, के का। ठीक है, पूरा नाम ना लेते हुए मैं इनको डी के बोलूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, ये क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, दो चीजें दी गई है यहाँ पे, पहली चीज दी गई है ट्रायल बैलेंस, ठीक है,
और दूसरी चीज दी गई है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। भैया जी हमें ट्रायल बैलेंस के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायल बैलेंस हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ट्रायल बैलेंस आफ्टर ऑल होता क्या है, ठीक है। बट ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, इसे समझना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो हमें पता है। ट्रायल बैलेंस में हम अगर जैसे एक आधा आइटम उठाते हैं, कौन सा उठा लेते हैं, परचेस, ठीक है। परचेस हमें पता है कौन से नेचर का खर्चा है। अब देखिए डेबिट साइड दिख रहा है, डेबिट साइड में दिखा आप देखोगे रेवेन्यू है कि कैपिटल है, हाँ जी रेवेन्यू है। डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है। कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, चला गया, इसकी जगह फिक्स है। बट ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्यों प्रोवाइड की गई है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, जो आपका ट्रायल बैलेंस बनता है वो उसका मेन बनने का यानी कि पर्पस क्या होता है, किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो अगर बात करें ट्रायल बैलेंस की, तो ट्रायल बैलेंस डायरेक्ट नहीं बनाया जाता, पहले बनाई जाती है जर्नल, ठीक है। और जर्नल से बनाया जाता है लेजर, और लेजर से फिर आपका बनता है ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस क्यों बनता है, इसका लॉजिक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया, मतलब कोई भी लेक्चर में इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। और उसी से हम लोग क्या बनाते हैं, उसी से हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट, ठीक है। ये पूरा हमें पता है और इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो साइकिल बना है, ये देखिए एक सर्कल बना है, ठीक है। और वापस फिर से जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से वापस फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो ये जो सर्कल बना है इसी को बोला जाता है अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। बट व्हाट अबाउट द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो चीजें इस सर्कल में नहीं आई है ना, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे उसने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। अब ये प्रोवाइड करने का पर्पस क्या था, ये समझ में आ गया, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसी को एडजस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्यों प्रोवाइड किया गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सर्कल में आई नहीं थी, ठीक है। या तो उसको जर्नल में पास नहीं किया गया, या तो जर्नल पास कर दिया लेकिन लेजर में पोस्ट नहीं किया गया, इस वजह से वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आ पाया। या तो लेजर में पोस्ट हो चुका है लेकिन ट्रायल बैलेंस में आते टाइम पे उसको क्या हुआ है, दिक्कत आ गई, आप भूल गए उसको लेजर से ट्रायल बैलेंस में डालना, आप क्या कर दिया, उसको अवॉइड कर दिया या भूल गए, ठीक है। तो उस केस में भी आपका क्या होगा, आपका ये ट्रायल बैलेंस में आएगा नहीं, ये इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में आएगी नहीं। सो दैट इज द रीजन क्या किया गया है, इसको ट्रायल बैलेंस से हट के इसमें बात की गई है, ठीक है। जहां पे क्या बोल रहा है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब एडजस्टमेंट के तौर पर इसको शो कर देगा। अब मुझे एक बात बताइए, कोई इन्फॉर्मेशन जो है उसका जाने का तरीका क्या है, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट, ठीक है। आज आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो फाइनल अकाउंट, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि आपको सेम वो इन्फॉर्मेशन को उसी मेथोडोलॉजी से लेके आना पड़ेगा जिस मेथोडोलॉजी से आप पहले लेके आए थे उसको, ठीक है। क्योंकि अगर आपने उसका जर्नल पास नहीं किया तो जर्नल नहीं पास करोगे तो उसका लेजर नहीं प्रिपेयर होगा, लेजर प्रिपेयर नहीं होगा तो क्या होगा, उसका ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट आएगा नहीं, और इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा तो कहाँ नहीं जाएगा, उसका फाइनल अकाउंट में उसका इफेक्ट जाएगा नहीं, ठीक है। तो अब ये पहला सवाल है कि इसके लिए जो मेथोडोलॉजी है वो पूरी तरीके से इसी को फॉलो करना है कि कुछ हद तक के इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने देखा कि ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस जो बना है वो किस तरीके से बना है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एंड देन क्या बना रहे हो उसके बेसिस पे आप फाइनल अकाउंट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब यानी कि क्या, एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी कि आपने क्या किया, आपने ना जर्नल इसका पोस्ट किया, ना लेजर, ना ट्रायल बैलेंस में गया ये, ठीक है। सो जो चीजें ट्रायल बैलेंस में नहीं गई है वही चीजें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे दिखाई देगी, ठीक है। और आपने ट्रायल बैलेंस में से डालना था, आपने अभी तक कैसे ट्रायल बैलेंस में नहीं डाला है, तो ये आपकी हो गई है गलती, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं एरर, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरर, ठीक है। और जब आपकी गलती होती है ना, ठीक है, तो गलती को सुधारने के लिए आपको दो इफेक्ट या दो स्टेप्स लेने होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये एक सेंट्रल रोड है और यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है। आपको जाना था राइट साइड, ठीक है, आपको जाना किस साइड था, आपको जाना था राइट साइड, ठीक है। बट आप चले गए हो लेफ्ट साइड, ठीक है, आप कहाँ चले गए हो, लेफ्ट साइड, गलती से आप चले गए हो लेफ्ट साइड। तो उस केस में क्या होगा बच्चा, जब आपने जाना था राइट और आप चले गए हो लेफ्ट, तो आपको दो स्टेप्स करनी पड़ेंगी, दो स्टेप्स लेनी पड़ेंगी। पहले तो आपको वापस अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी, मतलब आपने जो गलती की है वो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। और अब जो स्टेप आपने उठाना चाहिए था, मतलब राइट हैंड साइड जाना चाहिए था, वो राइट हैंड साइड पे आप अपना कदम बढ़ाओगे, ठीक है। तो इसीलिए दो स्टेप, ठीक है। बट अगर आप सेंटर पे खड़े हो और आपको जाना था राइट और आप ऑलरेडी राइट पे जा चुके हो, ठीक है, और आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है किसी पेज में या किसी भी चीज में, तो अब आपको अगर उसका इफेक्ट देना है तो आप कितने इफेक्ट दोगे, एक ही, क्यों, क्योंकि उसका एक ही इफेक्ट हुआ है, ठीक है, और एक ही इफेक्ट होना भी चाहिए। तो वैसे ही ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम्स रहेंगे ना, उसमें कोई एरर नहीं आया,
वो ऑलरेडी डुअल एंट्री से सिंगल एंट्री तक के पहुंच चुकी, मतलब डुअल एंट्री के बाद में वो एक सिंगल ट्रांजेक्शन पे पहुंच चुका है, ठीक है। इसका 2 इफेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस की जितनी भी आइटम लेंगे उसका सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट होगा, सिंगल इफेक्ट होगा। लेकिन जिसकी अभी तक के ना ट्रायल बैलेंस में जिसका ट्रायल बैलेंस में अभी तक के दर्शन हुआ नहीं है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग डुअल इफेक्ट से या डुअल जर्नल एंट्री मेथड से हम लोग उसको लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बना लेंगे, ठीक है। तो ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है। उसके बाद ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है। और उसके बाद में है आपका बैलेंस शीट, यहाँ पे एज ऑन 31 मार्च 2019 लिखा हुआ है। इसका लॉजिक आपको पता है, फॉर द ईयर एंडेड क्यों बोला जाता है और एज ऑन क्यों बोला जाता है, ठीक है। आइए सबसे पहले सीधा हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग। तो पहला जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिख रहा है वो दिख रहा है आपको क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब अगर क्लोजिंग स्टॉक का लॉजिक नहीं पता होगा तो इंट्रोडक्शन का लेक्चर आप लोग देख चुके होंगे, अगर नहीं देखा होगा तो आप प्लीज उसको पहले जाके देख लीजिए, ठीक है। आपको क्लोजिंग स्टॉक का लॉजिक पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, एक्चुअल में जाना कहाँ चाहिए था, अब इसमें मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, ठीक है। एक्चुअल में जाना कहाँ चाहिए था, एसेट साइड, ठीक है। क्यों एसेट साइड, क्योंकि अगर मान लेते हैं आपने 10,000 का माल खरीदा और 8,000 का बिका है, तो बचा कितना, बचा है आपका 2,000, ठीक है। तो इस साल का रेवेन्यू का खर्चा कितना हो गया, 8,000, और इस साल का कैपिटल का खर्चा कितना हो गया, 2,000। क्यों 2,000 कैपिटल का खर्चा है, क्योंकि बच गया है, ये नेक्स्ट ईयर यूज होगा, ठीक है। सो दैट इज द रीजन इसे बोला जाता है कैपिटल नेचर का खर्चा, ठीक है। तो अब इस केस में ये कहाँ दिखाया जाना चाहिए, कैपिटल नेचर का जितना भी खर्चा होता है वो कहाँ दिखाया जाता है, आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक है। तो इसकी एक्चुअल जो जगह है वो कहाँ है, इसकी जो एक्चुअल जगह है वो कहाँ है, वो है बैलेंस शीट में, ठीक है। वो भी किस साइड, एसेट साइड, ठीक है। तो हम लोग इसको यहां शो कर देंगे, क्लोजिंग कहां शो कर देंगे, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। कितना था अमाउंट, अमाउंट था आपका 40,000, ठीक है। अमाउंट कितना था इसका, 40,000, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं इसका सेकेंड इफेक्ट कहां होगा। इसका सेकेंड इफेक्ट होगा, अब यहां पे तो आपने दिखा दिया, ठीक है। अब इसका सेकेंड इफेक्ट जो रहेगा वो जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको COGS मतलब कॉस्ट उसकी पता चलेगी नहीं, ठीक है। और एक्चुअल में अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कॉस्ट को पता करने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट में से शो करना पड़ता है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया कि क्लोजिंग स्टॉक 2 इफेक्ट होंगे इसके, कहाँ का, पहला इफेक्ट होगा इसका बैलेंस शीट में एसेट साइड, और दूसरा इफेक्ट होगा इसका ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हम लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन देखा वो सारी की सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं सेकंड एडजस्टमेंट या सेकंड इफेक्ट या सेकंड एरर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बेसिकली मैं एडजस्टमेंट्स नहीं बोलना पसंद करूंगा इसे, मैं उससे बोलना पसंद करूंगा गलतियां, ठीक है। और कभी भी अगर कोई काम कर रहे हो आप तो सबसे पहले उसको क्या करते हो, एरर फ्री करते हो, मतलब गलतियां सुधारते हो और उसके बाद में आगे के स्टेप्स लेते हो। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला गया है डेप्रीसिएशन बिल्डिंग के ऊपर में लगाया गया है 5% और मशीनरी के ऊपर में लगाया गया है 3%। द वर्ड रिस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है, ठीक है, कि बिल्डिंग के ऊपर में 5% है और 3% जो है वो मशीनरी के ऊपर में, ठीक है। अब डेप्रीसिएशन लगाने से पहले या किस तरीके से इसे लगाया जाता है उससे पहले हमें यही समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रीसिएशन, ठीक है। डेप्रीसिएशन कुछ नहीं होता है, डेप्रीसिएशन जब आपकी एक एसेट है, ठीक है, उसकी एक्चुअल वैल्यू से जब आप उसको रिड्यूस करते हो या किसी भी कारण की वजह से उसकी जो वैल्यू है, मेन वैल्यू, वो क्या हो रही है, वो रिड्यूस हो रही है, तो उस केस को या उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डेप्रीसिएशन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अब ये बहुत सारी रीजंस की वजह से हम लोग डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। उसमें से एक रीजन तो है कि आपने क्या किया है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंशन आपने क्या किया, डेप्रीसिएशन चार्ज किया। इन्फ्लुएशन का मतलब क्या होगा कि मान लेते हैं आपने 10,000 रुपीज का फोन खरीदा, ठीक है, और फोन खरीदने के बाद में क्या किया, उसको ले जाके अलमारी में पैक कर दिया, सील पैक्ड है, ठीक है, और उसको 1 साल बाद निकाला,
1 साल बाद निकालने के बाद में आप उसको बेचने जा रहे हो, क्या कितने % गारंटी है कि वो 10,000 रुपए में ही बिकेगा? नहीं, ठीक है। वो मे भी हो सकता है 5 में बिके, 6 में बिके, लेकिन 10 में कभी भी बिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि क्या हुआ है, पैसे की जो वैल्यू थी, ठीक है, वो क्या हो चुकी है, अब सस्ती हो चुकी है, पैसा सस्ता हो चुका है, ठीक है। इन्फ्लेशन आने की वजह से आपकी क्या हुई है, इस वजह से आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस थी वो क्या हो गई है, वो कम हो चुकी है, ठीक है। अब दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन हो सकता है आपका वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, उसको यूज किया या वो झिझ रही है, मतलब यूज में आ रही है, ठीक है, तो उसी को बोला जाएगा वियर एंड टियर, ठीक है। तो इस वजह से भी आपका क्या लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बाइक खरीदा और बाइक की एक यानी कि टाइम होता है उसका, ठीक है। मान लेते हैं कि आपकी जो बाइक है वो 15 साल चलने वाली है और 1.5 लाख रुपए की क्या है, बाइक है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए, जैसे 1.5 लाख की बाइक है और 15 साल चलने वाली है, ठीक है, तो क्या होगा, 15 साल बाद वापस आपके पास में ये बाइक रहेगी कि हट जाएगी? हट जाएगी, ठीक है। तो आपको दूसरी बाइक खरीदने के लिए ही आप क्या करते हो, आप अलग से इसको क्या करते हो, फंड क्रिएशन करना चालू कर देते हो। क्या करते हो, बोलते हो 10,000 रुपये महीना में हर महीने जोड़ूंगा, ठीक है, और 10,000 रुपये महीने के हिसाब से क्या कर दिया जाएगा, जैसे ही मैंने 10,000 रुपये इसमें से जोड़ा और 15 साल बाद जब मेरी क्या हो जाएगी, बाइक खराब हो जाएगी, तो मुझे दूसरी बाइक खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए मिल जाएगा। देखिए 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 साल, ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए वापस आ जाएगा, ठीक है। अब तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या आप लोग बना रहे हो फाइनल अकाउंट, ठीक है, और फाइनल अकाउंट आप क्या करते हो, इनकम को एक्सपेंस से कंपेयर करते हो, ठीक है। तो जो आपकी इनकम है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं मशीनरी का भी खर्चा लगा हुआ है, ठीक है। कैसे कैसे मशीनरी का खर्चा लगा हुआ है, देखिए कि मान लेते हैं कि मैंने अब पढ़ाना वढ़ाना सब छोड़ दिया और मैंने क्या किया, मैंने शुगर फैक्ट्री डाली, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने जापान से, क्योंकि चाइना बंद है भाई, ठीक है, तो जापान से, चाइना चालू है लेकिन चाइना जाना अभी फिलहाल खतरे से खाली नहीं। तो जापान से मैंने 1 करोड़ रुपए की मशीन इंपोर्ट की। वहां पे उसमें कैसा होता था कि ये जो मशीन थी वो कैसी थी कि यहाँ से आपका शुगर कैन डालो और यहाँ से सीधा बोरा भर के शुगर बाहर, ठीक है, कोई ज्यादा झंझट नहीं, सब चीज मशीन के अंदर ही प्रोसेस होके सब चीजें सीधा शुगर बाहर, ठीक है। क्या आपको खरीदना है ये मशीन, कांटेक्ट कीजिए मुझसे, मैं आपको दिलवा दूंगा, ठीक है। तो ये सीधा ये मशीन मैंने इसमें यानी कि मशीन खरीदी, ठीक है, और मशीन में क्या किया मैंने, मशीन से मैंने क्या किया, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने शुगर कैन खरीदा, परचेस मैंने शुगर कैन खरीदा 10 करोड़ का, ठीक है, और शुगर कैन को उठा के मैंने मार्केट में बेच दिया 12 करोड़ रुपए में, मतलब शुगर को उठा के मार्केट में उठा के बेच दिया मैंने 12 करोड़ रुपए में, ठीक है। मुझे बताइए कितने का बेनिफिट हुआ। कई लोग चिल्लाना चालू कर देंगे, सर बोलेंगे 12 करोड़ में बेचा, 10 करोड़, बोले क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, कुछ नहीं, सारा माल बिक गया, 1 रुपए का भी माल बचा नहीं, ठीक है। तो 10 करोड़ की खरीदी और 12 करोड़ में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, आपका प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, 2 करोड़ रुपए, ठीक है। अरे कॉमन सेंस है, सीधा सीधा हिसाब है, 12 करोड़ में बिकी है और परचेस कितना किया था, 10 करोड़, ठीक है, बचा कितना आपका 2 करोड़, ठीक है। तो 2 करोड़ रुपए कहाँ चला जाएगा आपका, ठीक है, ये प्रॉफिट में चला जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं कि ये सही है, ठीक है। मैक्सिमम लोग, आप लोग में से मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे कि ये जो आंसर आया है 2 करोड़ रुपए वो सही है, ठीक है। बट ये जो मशीनरी है ना, ठीक है, इसकी लाइफ है 10 साल, ये 10 साल बाद क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के केस में मेरा रेवेन्यू का नेचर का खर्चा तो लगा है, पर आपको नहीं लगता कि 1 साल के लिए मैंने इस मशीन को इसी चीज में यूज किया है, तो इसका भी खर्चा मुझे वहीं से निकलना चाहिए, या इसका भी चीजें इसका भी कंपैरिजन मेरी इनकम से होना चाहिए, मेरी रेवेन्यू इनकम से होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो प्रॉफिट सही निकलेगा या गलत निकलेगा, गलत निकलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बताया, कैपिटल नेचर को आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, उसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब जिस साल में आप उसको कंपेयर कर रहे हो उस साल के लेवल पे लाना पड़ेगा। तो ये 10 साल की है और ये सेल है 1 साल का, तो आप क्या करोगे, 1 करोड़ रुपए को मारोगे डिवाइड 10 साल से, तो ये आ जाएगा आपका 10 लाख रुपए, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अब जो मेरा खर्चा है ना मशीनरी का, ठीक है, वो क्या है, वो है आपका मशीनरी का भी क्या कॉस्ट लगा और मशीनरी कम हुई, और कम होने की वजह क्या है, डेप्रीसिएशन। तो अब कितना बचेगा आपका प्रॉफिट, वो बचेगा 1.9 करोड़। अब ये जो प्रॉफिट आया है ये आया है सही प्रॉफिट। सो दैट इज द रीजन हमें क्या लगाना पड़ता है, डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ता है। वैसे तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन फाइनल अकाउंट में हम लोग डेप्रीसिएशन क्यों लगाते हैं, ताकि हम लोग अपनी इनकम को एक्सपेंस से प्रॉपर कंपेयर कर सकें, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। पर अब यहाँ पे हम लोग ये देखिए, ये तो कई लोग बोल रहे होंगे सर ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है,
और आप इसे शो करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या हम लोगों ने भी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ये जो डेप्रिसिएशन है वो कहाँ दिखाया जाता है, आपका दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो ट्रेडर से रिलेटेड है, ठीक है, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो जो ट्रेडर का खर्चा होता है ना, वो ट्रेडिंग में न डालते हुए हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये जो कॉस्ट है, एसेट की जो कॉस्ट है, वो ट्रेडिंग में न डालते हुए हम लोग कहाँ डालते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि आप प्रोडक्शन करो या ना करो आपको डेप्रिसिएशन लगेगा ही, ठीक है। आपकी मशीन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, कम होगी ही होगी। आप ऐसी ही मशीन यूज करते हो जिसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो ना। आप क्या करोगे, अगर आप मशीनरी कोई भी यूज करोगे, तो एग्जांपल के तौर पे आप क्या करोगे, आप ट्रक्स यूज करोगे, ठीक है। और ट्रक यूज करोगे तो क्या करोगे, अब अगर ट्रक पे डेप्रिसिएशन लग रहा है तो क्या वो कॉस्ट से रिलेटेड है, क्या ट्रक आपका सिर्फ से माल लाने से रिलेटेड है, कि माल लेके जाने से भी रिलेटेड है, माल ले जाने से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उसको इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा मान के उसको शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट अगर मैं मैन्युफैक्चरर होता तो ये डेप्रिसिएशन का खर्चा मेरा सीधा सीधा उठ के चला जाता मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, ये कतई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब किस पे डेप्रिसिएशन लगाना है, हमें लगाना है बिल्डिंग पे और मशीनरी पे। तो कहाँ गई हमारी बिल्डिंग, हाँ ये रही हमारी बिल्डिंग, ठीक है। कितना है बिल्डिंग का खर्चा, मतलब बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, 75,000 रुपये, ठीक है। और उसके बाद हमारी मशीनरी, ठीक है, मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, 1,14,800, ठीक है। तो आइए अब इसके ऊपर लगाएंगे हम लोग डेप्रीसिएशन। ये रही हमारी बैलेंस शीट, ठीक है। कहाँ गई हमारी बैलेंस शीट, हाँ ये हमारी बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट में ये कहाँ किस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला आइटम क्या रहेगा यहाँ पे, बिल्डिंग। याद रखिएगा अमाउंट कितना कितना है, ठीक है, मैं आप पे डिपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्डिंग कितना, 75,000 ही था ना, ठीक है, अरे बोलो, हाँ ठीक है। उसके बाद डेप्रीसिएशन लगाया आपने इस पे, कितना डेप्रीसिएशन लगाया, इस पे लगाया डेप्रीसिएशन, अरे कितना परसेंट था, 5% कि 3%, 5% ना, ठीक है। 5% इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5% इसका कितना हो जाएगा, 10% होगा इसका 7,500, और 7,500 का आधा आपका होता है 3,750, ठीक है। 7,500 का आधा कितना होगा आपका, 3,750, तो 3,750 आपका क्या लग गया, डेप्रीसिएशन, ठीक है। ये इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस, और जो भी अमाउंट बचेगा वो बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा, 71,250, ठीक है। राइटिंग थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद 71,250, ठीक है, ये आपका बैलेंस बच गया, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, मैंने पहले बताया इसको ट्रेडिंग अकाउंट में आप डालोगे नहीं, ठीक है। अब इसको कहाँ डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो ये यहाँ चला जाएगा टू डेप्री, ठीक है। और एक काम करना, करीब 2 लाइन छोड़ देना ऊपर से, उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है, कभी भी, क्योंकि ऊपर में मे भी हो सकता है ग्रॉस लॉस आ जाए, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है उसको, ठीक है। तो पहला डेप्रीसिएशन किस पे लगा, पहला लगा आपका बिल्डिंग पे, ठीक है। बिल्डिंग पे कितना लगा बच्चा, 3,750 रुपये, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। 3,750 रुपये इस पर डेप्रीसिएशन लगा। अब नेक्स्ट मशीनरी कितने की थी, अब आपकी जो मशीनरी है उस पर भी डेप्रीसिएशन लगेगा, मशीनरी, ठीक है। कितना था, 1,14,800 समथिंग, 1,14,800 ही था, 1,14,800 सही है, हाँ। तो 1,14,800, ठीक है, माइनस क्या लगेगा इस पे, डेप्रीसिएशन। इस पे कितना लगा था बच्चा, इस पे लगा था 5%, और इस पे लगेगा आपका 3%, ठीक है। अब चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं, और इसको कैलकुलेशन करके हम लोग निकालते हैं कि इसके ऊपर में डेप्रीसिएशन कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन कितना चार्ज होगा, कितना था, 1,14,800 मल्टीप्लाइड बाय 3%, ठीक है। परसेंट निकालना नहीं आता होगा तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। परसेंट का मतलब ही क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है पर सेंचुरी, ठीक है, पर सेंचुरी का मतलब होता है पर 100, ठीक है। आप कंपैरिजन करते हो, ठीक है।
अब जब किसी भी इंसान ने या किसी भी जिस भी बंदे ने इस परसेंटेज को बनाया होगा उसने क्या नोटिस किया कि अगर मैं 10 लेता हूँ तो मेरा पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है, और अगर मैं 1000 लेता हूँ तो मेरा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा, मतलब वाइडर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसने दोनों के बीच का लिया और इसीलिए उसने परसेंट लिया, ठीक है। तो परसेंट का मतलब क्या होता है, पर सेंचुरी, ठीक है। और पर सेंचुरी यानी कि क्या, 3% आप कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मान ले 1,14,800, 1,14,800 100% है, ठीक है। तो 3% कितना, बस ये कंपैरिजन कर रहा है। 100 को एक स्टैंडर्ड मान लिया उसने और इसी स्टैंडर्ड को बाकी चीज़ों के साथ में वो क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। और वही सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्या होगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने इसको 100 से डिवाइड किया, मतलब यानी कि क्या, परसेंट का साइन हट जाएगा और 2 जीरो हट जाएंगे, ठीक है। अब क्या बचा आपके सामने, 1,148 रुपये और मल्टीप्लाइड बाय 3 करना है। 8 दिया 24 के 4 हासिल किया 2, ठीक है। 4 कम 4 12, हाँ 4 दिया 12, ठीक है। 12 और 2 14, ठीक है। 4 1 3 एकम 3 4, ठीक है। और ये कितना आएगा, 1,414 रुपये, ठीक है। अब ये आ गया 1,444 रुपये, ठीक है। अब इसको आप माइनस कर दोगे डेप्रीसिएशन के तौर पे, इसको क्या कर दोगे, यहाँ से रिड्यूस कर दोगे, ठीक है। 1 सेकेंड जस्ट वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ। तो इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,44,800 माइनस 1,14,000, सॉरी 1,04 क्या कर रहे हैं, 1,444 रुपये। तो ये आपका आया 1,13,356 रुपये, ठीक है। तो बिल्डिंग का हम लोगों ने ऑलरेडी पुट कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आइए इसका भी अमाउंट पुट कर देते हैं। ये आपका आ गया मशीनरी का डेप्रीसिएशन, ठीक है। कितना आया था, 1,444 रुपये, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। तो 3,750 प्लस 1,444 इज इक्वल्स टू योर 5,194 रुपये, ठीक है। 5194, ठीक है, 5194, ठीक है। मैं कैलसी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लेक्चर ज़्यादा बड़ा करना नहीं है, ठीक है। बट आप लोग कैलसी कभी भी यूज़ मत कीजिएगा, आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपके लेवल पे कैलसी अलाउड नहीं है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो रहेगा हम लोगों का वो क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर रहा है ये बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडिंग डिसऑनर्ड बिल, कितने का, 3,000, ठीक है। अभी बिल रिसीवेबल तो हमें पता है कि बिल रिसीवेबल क्या होता है, डेटर का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। नहीं देखा होगा प्रीवियस लेक्चर जाके देख लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन मैंने आप करवा दिया है। अब मैं कोई भी बात जो इंट्रोडक्शन में हो चुकी है वो उसको वापस रिपीट नहीं करूंगा, और अगर मैंने किया भी तो थोड़ा बहुत रिपीट करूंगा, एकदम इतना डिटेल नहीं जाएंगे, ठीक है। सो पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल इज अ पार्ट ऑफ अ डेटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि डेटर्स में से भी कई लोगों के ऊपर मैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि 5 डेटर्स हैं, उसमें से आपको राम पे भरोसा नहीं है, ठीक है, राम पे भरोसा नहीं है आपको, ठीक है। तो राम को आपने क्या किया, राम को आपने क्या कर दिया, उसमें से अलग कर दिया। अब मैं अलग नहीं कर सकता, लेकिन आपने क्या किया, उसको अलग कर दिया और जो 4 थे उनको एज इट इज रहने दिया। तो ये जो डेटर्स है, ठीक है, इनके ऊपर आपको भरोसा है, लेकिन राम पे आपको भरोसा नहीं है, तो आपने क्या किया, इसको अलग किया। अब अलग करोगे तो कैटेगरी किस रखोगे, मतलब यानी कि क्या, अलग किस फॉर्म में किया, इससे एक स्टैम्प पेपर साइन करवाया कि अगर तू मुझे वक्त पे पैसा देता नहीं है तो मैं तेरे खिलाफ क्या करूंगा, केस करूंगा, ठीक है। और उसी स्टैम्प पेपर को वो बोला जाता है बिल, ठीक है। आप बिल बनाते हो, बेसिकली एक बिल बनाते हो और उसके नाम पे उसको साइन करने के लिए दे देते हो और वो आपको वापस कर देता है, ठीक है। तो उस केस में आपने क्या किया, इसकी न्यू कैटेगरी बना ली। लेकिन ये आया कहां से था, ये आया था डेटर्स से, ठीक है। तो आइए क्या बोलना चाहता है ये, बिल रिसीवेबल इंक्लूडिंग डिसऑनर। अब डिसऑनर, ये पहले तो ये मतलब समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसऑनर, ठीक है। क्योंकि जब तक कि हमें ये नहीं पता रहेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसऑनर, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये कहना क्या चाहता है, ये एडजस्टमेंट में करना क्या चाहता है, ठीक है। डिसऑनर का मतलब क्या होता है, डिसऑनर वर्ड बना है 2 वर्ड्स को मिला के। डिस का मतलब होता है न, और हॉनर, हॉनर्ड का मतलब होता है इज्जत, ठीक है। तो न इज्जत करना, ठीक है, इज्जत ना करना, बेइज्जती कर देना उसकी, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है डिसऑनर, ठीक है। नॉर्मली ये जो चेक के साथ में होता है या कई बार आपके डिमांड ड्राफ्ट या नॉर्मली चेक वेक के साथ में होता है, ठीक है। जहाँ पे आप क्या करते हो, आप चेक साइन करके देते हो एक बंदे को, वो आपके बैंक जाता है और बैंक जाने के बाद में क्या होता है, जैसे ही आप वो बैंक जाता है तो बैंक उसको इन्फॉर्म करती है कि जिसका तू चेक लेके आया है, ठीक है,
उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा नहीं है, ठीक है। अब बैंक ने क्या किया, बैंक ने जो आप लेके गए थे, जो आपने पर्चा दिया था, उसको क्या किया, वापस करवा दिया, मतलब रिटर्न करवा दिया, उसकी इज्जत रखी नहीं, ठीक है, बेइज्जती करके वापस करवा दिया, ठीक है। अगर ये आपके बैंक में पैसा पड़ा होता तो वो क्या बोलता, आइए आइए भाई साहब, हाँ बहुत सारा पैसा इनके बैंक में, आप लेके जाइए, ठीक है। तो लेकिन अभी क्या बोल रहा है, वो बेइज्जती करवा दिया, मतलब पैसा नहीं है, ठीक है। तो उस केस में ही बोला जाता है डिसऑनर, ठीक है। तो सेम वैसे ही बिल भी होता है, ठीक है। तो बिल बेसिकली कैसे होता है कि अगर आपको किसी बंदे पे भरोसा नहीं है तो आप क्या करते हो, उसको 3 महीने की साइड देते हो या 4 महीने की साइड देते हो, जो भी एज पर द सिचुएशन आप साइड देते हो उसको, ठीक है। तो मान लेते हैं आपने उसको 3 महीने की साइड दिया, ठीक है। और 3 महीने की साइड में उसको क्या किया, आपने बोला देख एक काम कर, बिल बना के दे, और 3 महीने बाद में ये बिल लेके आऊंगा और मुझे पैसा चाहिए, ठीक है। अब 3 महीने तक के क्या आप उसको बार बार फोन करके बोलोगे ए भाई पैसा दे, नहीं, क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि उसने बिल दे दिया और 3 महीने की आपसे साइट मांगी है, ठीक है। अब आप 3 महीने तक के शांत रहोगे, ठीक है। तो 3 महीने का जो लॉलीपॉप है आपको चिपका दिया उसने, ठीक है। अब 3 महीने तक क्या आप उसको कुछ बोल नहीं सकते हो, ठीक है। अब जैसे 3 महीने होगा और वो लॉलीपॉप खत्म होगा, ठीक है। अब वो लॉलीपॉप खत्म हो गया तो आप वापस से किसके पीछे तुतारी लगाओगे, इसके पीछे, ठीक है। तो आइए इसको जर्नल के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि जब आपने इसे अलग किया था, कहां से, डेटर से, ठीक है, तो क्या एंट्री पास की थी। एग्जाम्पल के तौर पर पहले तो आपने माल बेचा, ठीक है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। अब जैसे डेटर्स में से आप इसको अलग करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे, बोलोगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर भरोसा नहीं है, आपने इससे एक बिल साइन करवा के ले लिया, तो इसी को बोला जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, मतलब यानी कि क्या, आपने डेटर्स को कम कर दिया और बिल रिसीवेबल की कैटेगरी में उसको उठा के डाल दिया, ठीक है। पर आज बिल रिसीवेबल क्या होना चाहिए था, अगर ये मुझे पैसा दे देता, ठीक है, अगर मुझे ये 3 महीने के बाद में पैसा दे देता तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आता और बिल चला जाता, ठीक है। पर बिल तो एक्सपायर हो गया, क्यों, क्योंकि बिल के टेनर था 3 महीने, 3 महीने बाद बिल एक्सपायर हो गया, और एक्सपायर होने मतलब यानी कि क्या होगा, आपने वक्त पे पैसा नहीं दिया और वो क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आपको जिस कैटेगरी से हम लोगों ने बाहर निकाला था ना डेटर्स की, हम लोग वापस उसी कैटेगरी में घुसेड़ देंगे आपको, क्यों, क्योंकि अब आपके ऊपर अब आपसे मुझे पैसा लेना है, ठीक है, लेकिन आपने वक्त पे पैसा नहीं दिया, तो वापस हम लोग डेटर्स के कैटेगरी में पहले आपको वहां डालेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि आपके साथ क्या करना है, ठीक है। तो उस केस में आप इस एंट्री को क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, बोलोगे डेटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो क्या होगा, तो आप क्या कर चुके हो, अब अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल क्यों ये एडजस्टमेंट में ही देखते हैं, ठीक है। तो ये जो एडजस्टमेंट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो एडजस्टमेंट देख रहे हो कि बिल रिसीवेबल इंक्लूडिंग डिसऑनर ऑफ द बिल, ठीक है। तो ये क्या है, ये है कि क्या कहना चाहता है कि आपने क्या किया, माल बेचा, मतलब डेटर क्रिएट किए और डेटर में से आपने बिल रिसीवेबल वाले बंदों को या जिनके ऊपर भरोसा नहीं है उसको आपने अलग कर दिया। अब अलग करने के बाद में, ठीक है, वो 3,000 का जो बिल था वो अलग करने के आपने बाद में, उसके बाद क्या हुआ है, अब उससे पैसा लेना था लेकिन उस बंदे ने पैसा दिया नहीं है, तो अब क्या किया आपने, उसी जिसको आपने लोगों ने अलग किया था, कहां से, डेटर में से, आप उसको वापस मर्ज कर रहे हो कहां पे, डेटर्स में, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने अब उसको क्या किया है, डेटर को वहां से, मतलब यानी कि क्या, जहां पे आपने बिल रिसीवेबल में उसको ऐड किया था, अब वहां से उसको डेटर्स को क्या कर रहे हो, मतलब वहां से बिल रिसीवेबल से उसको हटा के डेटर्स में वापस लेके आ रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका एडजस्टमेंट किस तरीके से होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो पहली चीज, बिल रिसीवेबल जाता कहाँ है, बिल रिसीवेबल ट्रायल बैलेंस आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और जाता किस साइड है, ठीक है, कहाँ दिखा, ये दिखा डेबिट साइड, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल जाएगा किस साइड, आपके बैलेंस शीट में, क्योंकि रेवेन्यू में जो चीज नहीं जा रही है वो सीधा सीधा उठ के कहाँ चले जाएगी, बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में जा रहा है और ये है आपका सन्डे डेटर्स, ठीक है, कितने का है, 1,32,500, ठीक है। 1,32,500 का क्या दिख रहा है आपको, सन्डे डेटर्स, और 28,000 का क्या दिख रहा है, बिल्स रिसीवेबल। आइए इसका इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आया आपका बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में ही दोनों आइटम जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिखाया जाएगा सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, और यहीं पे कहीं दिखा दो आप बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अब जैसे ही रिसीवेबल आया, कितना आया, 28,000, और 28,000 में से क्या बोला उन्होंने, 3,000 रुपए का जो बिल है वो क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है, मतलब वो उसकी डेट आ चुकी थी, उसने पैसा देना चाहिए था लेकिन क्या हो गया है, उसने पैसा नहीं दिया है, ठीक है। क्या हॉनर होने के बाद में भी यहां से बिल माइनस हो जाएगा, हाँ, हॉनर होने के बाद में भी बिल माइनस हो जाएगा और कैश आ जाएगा,
ठीक है, उस केस में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी डिसऑनर की बात करें तो डिसऑनर के केस में क्या होगा कि आना चाहिए था पैसा, ठीक है, लेकिन आया नहीं, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे आप पहले तो इसमें से माइनस कर दोगे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, ठीक है, डिसऑनर कितना 3,000 रुपए का बिल रिसीवेबल क्या हो चुका है डिसऑनर, मतलब इसमें से यहाँ से वैल्यू 3,000 रुपए से कम हो चुकी है, तो कितना बच गया बच्चा यहाँ पे, ये बच गया 25,000 रुपए, 25,000, ठीक है। और इसका सेकेंड इफेक्ट यहीं पे दिखाया जाएगा, संडे डेटर्स कितने के थे, 1,35,000, आई थिंक 32,000 थे, एक सेकेंड देख लेते हैं, कंफ्यूज क्यों ना, हाँ ये रहा संडे डेटर्स किधर गए, हाँ 1,32,500, तो ये था आपका संडे डेटर्स 1,32,500 पे, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा 1,32,500, ठीक है, माइनस इसमें से क्या, सॉरी माइनस नहीं करोगे, इसमें ऐड करोगे, ठीक है, क्या करोगे, ऐड कर दोगे, क्या हो रहा है, हाँ ऐड कर दोगे, क्यों इतना छोटा निकल रहा है यार, हाँ ऐड कर दोगे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, ठीक है, डिसऑनर बिल ऐड हो जाएगा इसके अंदर, कितने का था बच्चा 3,000, अभी मैं इसको आउटर कॉलम में नहीं निकाल रहा, मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसे आउटर कॉलम में क्यों नहीं निकाल रहा, ठीक है, अभी इसका और कुछ कैलकुलेशन बाकी है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1,32,500 प्लस 3,000, यह है आपका 1,35,500, ठीक है, ये क्लियर है, 3 एडजस्टमेंट्स हो चुकी है, ठीक है, उसके बाद चौथी एडजस्टमेंट, ठीक है, चौथी एडजस्टमेंट आ रही है आपकी गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये एडजस्टमेंट्स है, अब एडजस्टमेंट्स को तो थोड़ा अंदर जाएंगे ना हम लोग, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने एडजस्टमेंट के बाद नाम पे टट्टू कुछ नहीं देखा है, लेकिन अब हमारे पास में टाइम है तो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ना, बेसिकली वो कैसे बनता है, ठीक है, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो किस फॉर्म में होता है और ये क्या फॉर्मेट फॉलो करता है वो देखते हैं, ठीक है। आपको जितना भी इनकमिंग गुड्स है, मतलब जितना भी गुड्स आपके पास आ रहा है वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है इस साइड, ठीक है, आपको नहीं लगता, देखिए ओपनिंग स्टॉक, परचेज और रिलेटेड टू परचेज एक्सपेंसेस, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ दिखाई जाती है, ये मतलब ये इनकमिंग मतलब आने का, गुड्स आ रहा है, और जितना भी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड होता है ना ये आउट गोइंग होता है, जैसे सेल हो गया, ठीक है। अब सेल के अलावा भी क्या गुड्स आपका मार्केट में बाहर जाता है या गुड्स बाहर जा सकता है क्या, ठीक है, किस किस फॉर्म में आपका गुड्स बाहर जाता है, पहली चीज सेल के अलावा की बात कर रहा हूं, ठीक है, पार्टनर को लगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैं दाल बेच रहा हूं, मैं मेरी खुद की ओन बिजनेस है, मैं ट्रेडर हूं दाल का, मेन होलसेलर हूं, ठीक है, अब मेरे घर में दाल लग रही है, क्या करूंगा, मैं बाहर से खरीदूंगा, ठीक है, क्या करूंगा, मैं खुद की दाल यूज करूंगा, खुद की दाल मतलब मैंने क्या जो मेरे कारखाने में पड़ी है या जो मेरे गोडाउन में पड़ी है मैं वो दाल यूज करूंगा, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं वो दाल यूज करूंगा, ठीक है, तो मैं कौन से प्राइस पे लेके जाना चाहूंगा, मैं कॉस्ट पे लेके जाऊंगा कि मैं सेल प्राइस पे लेके जाऊंगा, ठीक है, ऑब्वियसली मैं कॉस्ट पे लेके जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैं खुद से ही प्रॉफिट कमाऊंगा क्या, नहीं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मेरे पास से आउट गोइंग होगा, लेकिन आउट गोइंग किस लिए होगा, कॉस्ट, सॉरी किस पे होगा, कॉस्ट पे। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों शो किया जा रहा है, क्योंकि आप इसको खर्चे से कंपेयर कर सको, ठीक है, अगर आपने परचेस के साइड बाय साइड इसे नहीं दिखाया ना तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने जो गुड्स खरीदा है वो गया किस साइड, ठीक है, आप यही मान के चलोगे कि सेल हुआ है और सेल में चला गया है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने माल खरीदा था 10,000 रुपए का, ठीक है, क्योंकि बगैर एग्जाम्पल के इसको समझना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो आपने माल खरीदा 10,000 का, ठीक है, उसमें से उठा के आपने बेच दिया, सेल कर दिया 12,000 रुपए में, लेकिन उस जितने का माल आपने बेचा है, मतलब जितना माल आपने बेचा है उसकी कॉस्ट थी 8,000 के कॉस्ट थी, लेकिन 12,000 में बेच दिया, और 2,000 का माल आप बाहर लेके जा चुके हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तो ये जो है अगर आपने इसको यहाँ पे शो नहीं किया ना तो आपका क्या होगा, आपका खर्चा जो है या आपके जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, कैसे, 12,000 माइनस 10,000 कितना आया, 2,000 का प्रॉफिट, क्या एक्चुअल में 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, नहीं, ये 2,000 भी शो करना पड़ेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिखाया जाएगा, ड्रॉविंग के नाम से, कितना 2,000, अब कितना प्रॉफिट आएगा, अब आपका जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 4,000 रुपए, अब वो कितना आएगा
4,000। अभी कैसे आया 4,000? क्यों? क्योंकि आपने जो 2,000 रुपए ड्रॉविंग के तौर पे यानी कि जो गुड्स विड्रॉ किया था वो भी आपने यहाँ पे शो कर दिया। अगर नहीं किया होता तो आपका प्रॉफिट सही आता नहीं। ठीक है, सो दैट इज द रीजन। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है? दया मतलब यानी कि कौन? जो दया है हमारे पास में वो 1,000 रुपए का माल लेके जा रही है फॉर द पर्सनल यूज। ठीक है, इज नॉट एंटर्ड। नॉट एंटर्ड का मतलब क्या है? अभी तक के रिकॉर्ड किया गया नहीं है, ओमिशन वाला एरर है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके दो इफेक्ट होंगे और दो इफेक्ट किस तरीके से दिखाओगे? सबसे पहला इफेक्ट कहाँ दिखाओगे इसका? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाया तो प्रॉफिट होगा, सॉरी प्रॉफिट प्रॉपर कैलकुलेट होगा नहीं। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट कहाँ दिखाना पड़ेगा? क्या दया से आप पैसा ले रहे हो? नहीं, मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था आपको, सॉरी पहला नहीं, आपके इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था आपको कि जब आप कैपिटल मेथड को फॉलो करते हो तो उसके दो मेथड होते हैं। पहला होता है आपका फ्लैक्चुएटिंग और दूसरा होता है आपका फिक्स्ड। तो अगर आप फ्लैक्चुएटिंग मेथड को फॉलो कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा? या तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा या तो क्या कैपिटल अकाउंट क्या होगा? कम होगा, पर कैश में उसके साथ ट्रांजेक्शन होगा नहीं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? 1,000 रुपए जो है हम लोग उससे लेंगे नहीं, कैश नहीं लेंगे, हम लोग क्या करेंगे? उसके अकाउंट को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, कि मुझे दया को कितना देना था? मुझे दया को देना था 1,60,000। अब मुझे 1,000 माइनस करने के बाद में कितना देना पड़ेगा दया को? मुझे देना पड़ेगा दया को 1,60,000। ठीक है, 1,59,000। ठीक है, तो इसका पहला इफेक्ट कहाँ होगा बच्चा? पहला इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि कंपैरिजन करना है आपको परचेस के साथ। ठीक है, तो ये आपका पहला इफेक्ट दिखाया जाएगा। कैसे दिखाओ? क्या बोलोगे? बाय ड्रॉविंग बोल दो या गुड्स टेकन बाय दया बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉविंग अंदर लिख दो दया। ठीक है, कितना? 1,000 रुपीज। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ दिखाओगे? बैलेंस शीट में। किस साइड? कैपिटल साइड। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस शीट सर कहाँ गया बैलेंस शीट? बैलेंस शीट घूम गई क्या? हाँ, अरे यार बैलेंस शीट घूम गई। हाँ, मिल गई। ठीक है, तो ये अब ये किसका कैपिटल आएगा? ये आपका पहला आ गया यहाँ पे दया कैपिटल अकाउंट। कितना था बच्चा? 1,60,000। इसमें से क्या माइनस कर दोगे? इसमें से माइनस कर दोगे ड्रॉविंग। ठीक है, हम लोग इस तरीके से शो की कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना? 1,000 रुपीज, तो माइनस हो गया। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग काफी लॉजिकल जा सकते हैं, पर अभी टाइम नहीं है हमारे पास। धीरे धीरे अंदर जाएंगे, यानी कि धीरे धीरे जब क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाएंगे हम लोग और थोड़ा अंदर अंदर जाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते किसी भी लेक्चर को, या क्योंकि डिस्कशन ज़्यादा बड़ा हो गया तो फिर बोरियत स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट उसके बाद ये हो चुका है। नेक्स्ट उसके बाद आ रहा है रिटर्न ऑफ 1,800 रुपये। किस चीज़ के लिए? फॉर द बैड डेब्ट। ठीक है, एंड मेंटेन RDD कितना %? 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, इससे भी इसका भी जो लॉजिक है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है, अब जो हम लोग बात करेंगे सिर्फ किसकी बात करेंगे? यहाँ पे एडजस्टमेंट की। ठीक है, तो आइए इसका एडजस्टमेंट करते हैं। तो हमें पता है कि ये सन्ड्री डेटर्स में से रिड्यूस होता है। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स में से दोनों ही चीज़ें क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो कहाँ गए हमारे सन्ड्री डेटर्स? ये रहे। ठीक है, इसमें से आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। कितना माइनस कर दोगे? सबसे पहले तो बैड डेब्ट। ठीक है, बैड डेब्ट। ठीक है, क्या माइनस कर दोगे? बैड डेब्ट। ठीक है, और बैड डेब्ट माइनस करने के बाद में ही माइनस इसमें से करोगे आप RDD। ठीक है, अब बैड डेब्ट माइनस हो गया। ठीक है, देखिए इसका एक सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस में मैं बता दूं, कई बच्चों को कंफ्यूज हो रहा होगा। ठीक है, कि बैड डेब्ट क्यों माइनस किया गया। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए कि आपके 50,000 रुपए लेने हैं किसी कस्टमर से। ठीक है, किसी नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे कस्टमर से जिनसे आपको 50,000 रुपए लेने। ठीक है, आपने कुछ कस्टमर को फोन किया, मान लेते हैं कि 2,000 वाले कस्टमर को फोन किया और आपने बोला भाई साहब पैसा दे दो, पैसे की जरूरत है, कोरोना वायरस चल रहा है, पैसे बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उन्होंने बोला भाई साहब देखो जो करना है वो कर लो, हम लोग पैसा देने वाले नहीं है। ठीक है, अब ये साफ हो गया कि इन लोगों से हमें पैसा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ये हो गया टोटल बैड डेब्ट, चोट। ठीक है, अब कुछ ऐसे कस्टमर थे, मान लेते हैं 3,000 रुपए वाले कस्टमर ऐसे थे जो बोल रहे हैं कि भाई साहब टेंशन मत लीजिए, हम भी थोड़ा प्रॉब्लम में हैं, जैसे ही प्रॉब्लम खत्म होगा हम लोग आपको पैसा दे देंगे, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पैसा डुबा भी सकता है और नहीं भी डुबा सकता है। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या क्रिएट करता हूँ? उस केस में क्रिएट करता हूँ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है,
उस केस में मैं क्या क्रिएट करता हूँ, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट। अब मुझे एक बात बताइए, जो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट है वो मैं किस अमाउंट पे करूंगा, ये 2000 वाले अमाउंट के ऊपर करूंगा कि ये 3000 वाले अमाउंट पे करूंगा? ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी गलती हो गई, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ ये सही था कि 2000 रुपए बैड डेप्ट, ठीक है, क्योंकि ये लोग बंदे पैसा देने वाले नहीं है, ठीक है। आज मैंने डिसाइड किया कि मैं 10% का रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट क्रिएट करूंगा। क्यों? ऐसे कुछ लोग हैं जिनको मैं फोन कर रहा हूँ लेकिन बोल रहे हैं कि हाँ लोग पैसा दे देंगे, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है उनके ऊपर कि वो पैसा देंगे या नहीं देंगे। तो उस केस में मैंने क्या किया, मैंने 10% का रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट क्रिएट किया है, ठीक है, या मुझे करना पड़ेगा। तो अब मुझे एक बात बताइए, ये जो 2000 रुपए है यानी कि क्या मुझे इस पे भी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट क्रिएट करना पड़ेगा? नहीं, अरे ये तो कंफर्म हो चुके हैं ना कि ये डुबाएंगे ही पैसा। तो अब मुझे बचे हुए मतलब कितना 48,000 रुपीज के ऊपर में क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, क्या, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट, ठीक है। और जैसे ही मैंने 48,000 में से 4,800 माइनस कर दिया, अब जो अमाउंट आएगा उसी को मैं क्या करूंगा, डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो है डेटर्स में से क्या माइनस होती है, बैड डेप्ट, ठीक है। दूसरी आपकी माइनस होती है आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट, और तीसरी आपकी माइनस होती है डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट आप लोग उन्हीं लोगों को देते हो जो वक्त पे पैसा दे रहे हैं या वक्त से पहले पैसा दे रहे हैं, ठीक है। अब ये लोग जो है पैसा डुबा रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर मैं आप लोगों को डिस्काउंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग पैसा देने की नियत ही नहीं रख रहे, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो समझ आ गया कि क्या किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या माइनस करेंगे, बैड डेप्ट, ठीक है। और बैड डेप्ट माइनस करने के बाद में जो भी अमाउंट बचेगा उसके ऊपर हम लोग क्रिएट करेंगे आरडीडी। तो माइनस हो चुका है 18, तो ये बच गया आपका 1,33,700 रुपए, ठीक है। आई होप इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होगी इससे रिलेटेड। अब इसमें से माइनस होगा रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट आरडीडी, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट बोला था उन्होंने, आई होप 5% बोला था, आई थिंक 5%, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ जी 5% बोला है, ठीक है। तो आइए वापस से हम लोग बैलेंस शीट की ओर बढ़ते हैं। तो ये कितना है, 5% मल्टीप्लाइड बाय 5%, तो ये आपका आ रहा है 6,685, ठीक है। कितना आ रहा है ये, 6,685। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे एक दिक्कत आ गई, ठीक है। हम लोगों ने थोड़ा सा एरर कर दिया और उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए, गुड्स ऑफ ₹6,000 वॉज सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। आपको क्या लगता है, ये माल बेचने वाली एंट्री है, ठीक है, ये सेल है, ठीक है। और सेल, अगर हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तो एक बात दिमाग में डाल लीजिए कि फाइनल अकाउंट बनाते टाइम पे हम लोग कोई भी कैश का ट्रांजेक्शन नहीं करते, ठीक है। हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है वो या तो क्रेडिट का होता है या तो हम लोग उसको क्रेडिट में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो सेल जो हो रहा है आपका, तो ये कौन सा होगा, ये कैश सेल होगा कि क्रेडिट सेल होगा? अरे ये ऑब्वियसली क्रेडिट सेल होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करोगे आप वापस सेम वही जर्नल एंट्री पास करोगे जो जर्नल एंट्री क्रेडिट सेल की पास करते हो। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे, सेल, ठीक है। क्या बोलोगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल। अब पहले इसका इफेक्ट डालोगे, उसके बाद में ये सारी की सारी चीजों का इफेक्ट डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है छोटी सी, ठीक है, उसको हम लोग हटा देते हैं, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेल की एंट्री पास करेंगे। सेल की एंट्री पास करने के बाद में मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक्चुअल अमाउंट मिलेगा किसका, डेटर्स का, ठीक है। तो ये जो बिल आया ये तो हो चुका है, ये तो पहले ही हो चुका था। अब इसके अंदर ऐड हो जाएगा क्या, 6,000 और किस चीज का, सेल, कितना, 6,000। अब जो मेरा बैलेंस आया है वो कितना आ गया होगा, वो आया है 1,35,500 प्लस 6,000, तो ये आ रहा है आपका 1,41,500, ठीक है। ये एक छोटा सा एरर हो गया था क्योंकि मैंने वो एडजस्टमेंट, लास्ट वाला एडजस्टमेंट नहीं देखा था, ठीक है। अब उसके बाद में आप लोग इसमें से माइनस करोगे बैड डेप्ट, ठीक है। बैड डेप्ट कितना कितना था, 1,800, ठीक है। 1,800 बैड डेप्ट माइनस करने के बाद में, ठीक है, अभी मैं इसको साथ में ही निपटा रहा हूँ। हाँ, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्ट हम लोग साथ में निपटा रहे हैं, ठीक है। तो आरडीडी भी इसमें से माइनस हो जाए, नहीं चलो अलग ही दिखा देते हैं फालतू, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, कितना बचा, 1,800 माइनस करने के बाद में ये बचा 1,39,000, ठीक है, 1,39,700, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं, ठीक है। ये तो पहला ही वाला इफेक्ट था, इसको तो पता होगा। नेक्स्ट क्या करोगे, यहाँ पे दिखा दोगे बिल
रिसीवेबल कितना 28,000 माइनस इसमें से कर दोगे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। आई होप इतना क्लियर है। माइनस इसमें से क्या कर दोगे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। ठीक है, कितने का था 3,000 रुपये का डिसऑनर वाला बिल था, माइनस किया कितना बचा 25,000, ये हो गया। उसके बाद ये बैलेंस बचा, इसमें से माइनस करोगे आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना परसेंट 5%। अब इसका निकालिए 5%, तो ये आ रहा है 6,985। ठीक है, माइनस कीजिए, बताइए कितना बच रहा है। ये बच रहा है आपका 1,32,715। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। अब इसके इफेक्ट दे देंगे बैड डेब्ट के और सेल के, जो एडिशनल हम लोगों ने किया था। ठीक है, अभी जो सेल किया है, सेल एडिशनल सेल आया है। ठीक है, सेल किस साइड जाएगा, यहाँ पे सेल। ठीक है, उसके बाद एक्चुअल में सेल कितने का है, एक्चुअल में जो सेल है आपका वो है 2,85,000 2,85,000। ठीक है, अब ये आपका दिख जाएगा यहाँ पे 2,85,500। ठीक है, इसमें प्लस ऐड हो जाएगा एडिशनल सेल, या बोल सकते हो डेटर्स, कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 6,000 प्लस हो जाएगा और पूरा टोटल मिला के कितना आ जाएगा 2,85,500 प्लस 6,000 कितना आ जाएगा 2,91,500। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, सारी एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने ख़त्म कर दी। देख लेते हैं एक बार सारी एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने ख़त्म की है या नहीं की है। ठीक है, हाँ जी, पहला हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ भी हो गया और सिक्स भी हो गया। फिफ्थ का सेकंड इफेक्ट बाकी था, तो फिफ्थ का जो सेकंड इफेक्ट है वो कहाँ चला जाएगा आपका, वो चला जाएगा पीएनएल में। ठीक है, क्या लिखोगे 2। पहला बैड डेब्ट, पहले चेक कर लीजिए ओल्ड बैड डेब्ट कहीं पे भी आपके ट्रायल बैलेंस में है क्या, कोई एग्जिस्टिंग बैड डेब्ट है क्या। ठीक है, अगर एग्जाम्पल याद आ रहा होगा तो उससे भी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बैड डेब्ट है 1,000 रुपये का ओल्ड बैड डेब्ट है और ओल्ड आरडीडी है 1,800 रुपये की। ठीक है, तो सारी आइटम हमें मिल गई यहाँ पे, जो भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो बैड डेब्ट कितना है ओल्ड वाला 1,000 रुपये। ठीक है, इसी के साथ ऐड करोगे यहाँ पे। अब आपको ये तो पता होगा ना कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने अगर प्रॉपर तरीके से लेक्चर्स फॉलो किए होंगे तो वहाँ पे आपको लॉजिक पता होगा इसका। कितना आया 1,800 रुपये का नया वाला आया। उसके बाद न्यू आरडीडी कितने की थी, न्यू आरडीडी ठीक है, न्यू आरडीडी। ठीक है, न्यू आरडीडी कितने की थी आपकी, एक सेकेंड देख लेते हैं बैलेंस शीट में। 6,985। ठीक है, 6,985। ठीक है, प्लस कीजिए इसको तीनों को, बताइए कितना आ रहा है 1,000 प्लस 1,800 प्लस 6,985, यह आया आपका 9,785। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। उसके बाद इसमें से ओल्ड आरडीडी हम लोग माइनस करते थे। ठीक है, ओल्ड आरडीडी कितना था ओल्ड आरडीडी, ये इस साइड मिलेगा आपको, कहाँ गया 1,800 ही है ना, हाँ 1,800 है ओल्ड आरडीडी का, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा 1,800 माइनस 1,800। ठीक है, और जो भी आएगा ये आपका एक्चुअल बैड डेब्ट आ जाएगा। ठीक है, कितना आया 7,985। ठीक है, 7,985। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, 7,985 ये हो गया, इसके इफेक्ट हो गए। अभी जिंदगी आसान है बच्चा, बस सिर्फ आइडेंटिफाई करना है और उसको पुट करना है। ठीक है, तो जैसे पहला आपको दिख रहा है अमाउंट, ओपनिंग स्टॉक किस साइड जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, किस साइड जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ये यहाँ चला जाएगा 2 ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, कितना है ओपनिंग स्टॉक 65,000 ओपनिंग स्टॉक है आपका 65,000। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद कौन सी आइटम आ रही है आपकी, बिल्स रिसीवेबल हो चुका है। ठीक है, वेजेस एंड सैलरी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, आप ऐसे नहीं देखोगे, आप पूरे फ्लो चार्ट के हिसाब से निकालोगे। ठीक है, पहले तो देखोगे एक्सपेंस है कि इनकम है। एक्सपेंस देखने का यानी कि एक्सपेंस समझने का तरीका क्या है, या एक्सपेंस किसको बोलोगे, जो भी डेबिट साइड दिख रहा है इसका मतलब क्या है ये एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड दिख रहा है इसका मतलब क्या है ये
इनकम, ठीक है। अब डेबिट साइड अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब ये एक्सपेंस है, और अगर वेजेस एंड सैलरी है तो एक्सपेंस में भी कौन सा है, रेवेन्यू वाला है कि कैपिटल वाला है। तो अब दिमाग लगाइए, अब वहां पे नेचर आपको समझना पड़ेगा कि रेवेन्यू वो वेजेस एंड सैलरी नेचर कौन सा रखता है अपना, ठीक है। क्या आप उसको लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हो कि शॉर्ट टर्म में यूज हो जाएगा, शॉर्ट टर्म में यूज हो जाएगा तो रेवेन्यू, और रेवेन्यू में भी कौन सा, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है। क्यों, क्योंकि जिस टाइम पे ट्रेडिंग अकाउंट डिस्कस किया था उसी टाइम पे देखा था कि ये डायरेक्ट क्यों है, ठीक है। तो आइए ये कहां चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। 2 क्या लिखोगे, वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पे आधा आधा नहीं करोगे क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेजेस भी है और सैलरी भी है। तो बाबू मैंने इसको बताया है आपको, ठीक है, कि किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, और यहाँ पे भी सेम वही ट्रीटमेंट होगा। कितने का है, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी दिख रहा है आपका 9,000 ही है, हाँ 9,000, हाँ ठीक है। तो ये आ गया आपका 9,000 रुपीज़ वेजेस एंड सैलरी का, ठीक है। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी, डेटर्स हो चुके हैं, बैड डेब्ट हो चुका, मतलब क्या क्या हो चुका है, जो जो चीज़ें हो चुकी हैं, एडजस्टमेंट में जिसका चीज़ डिस्कशन हो चुका है उसको आपको यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद परचेस, क्या परचेस हुआ है, नहीं, 1,48,000 परचेस किस साइड दिखाया जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्टली उसको ओपनिंग स्टॉक के नीचे दिखाने की कोशिश करना, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो अच्छा लगता है, 1,48,000, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कई लोग तो उसको जोड़ के दिखाते हैं, अगर आप चाहो तो जोड़ के भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मोटर कार, बताइए मोटर कार कौन सी इसका एक्सपेंस है, मतलब यानी कि एक्सपेंस तो है, डेबिट साइड है मतलब एक्सपेंस है, रेवेन्यू है कि कैपिटल है। क्या मोटर कार 1 साल के अंदर खत्म हो जाती है कि लॉन्ग टर्म चलती है, लॉन्ग टर्म चलती है। तो इस केस में बोला जाएगा ये कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में, ठीक है। अब बैलेंस शीट में जगह खाली है क्या, हाँ काफ़ी है, ठीक है। तो ये कहाँ चला जाएगा, मोटर कार एसेट साइड, ठीक है। अरे यार अमाउंट नहीं देखा, कितने का था आपको याद है क्या, चलो देख लेते हैं कहाँ गया। मोटर कार 68,000, ठीक है, 68,000 की मोटर कार है, ये हमारी बैलेंस शीट, कहाँ लिखा था हम लोगों ने मोटर कार, ये रहा, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिख जाएगा 68,000, ठीक है, 68,000। उसके बाद आपका रहा है क्या, उसके बाद वाली आइटम कौन सी है, उसके बाद मोटर कार हो गया, मशीनरी हो चुका है, ठीक है। उसके बाद ऑडिट फीस, पता है फीस और सैलरी दोनों में डिफरेंस पता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा ये, ठीक है। यहाँ डाल दोगे इसको 2 ऑडिट फीस, ठीक है, कितना, अरे यार हर बार मैं अमाउंट भूल जाता हूँ, अमाउंट देखना भूल जाता हूँ। 1,200, हाँ पापा कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट है 1,200 में काम कर रहा है, रिटर्न फाइल किया होगा। नेक्स्ट उसके बाद सेल्स रिटर्न, ठीक है, सेल्स रिटर्न पता है इसका लॉजिक, क्योंकि ये सेल में से क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। क्यों किया जाता है ऐसा, क्योंकि देखिए जो हमारा अभी का जो सेल है, ये जो करंट ईयर का जो सेल है वो कौन सा सेल है, ग्रॉस, ठीक है। जैसे ही आप इसमें से माइनस करते हो क्या, रिटर्न, या फिर बोल सकते हैं सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो आपका क्या आ जाता है, नेट, ठीक है। कितने का था सेल्स रिटर्न, 2,000 रुपये का। तो ये माइनस कर दिया, और माइनस करने के बाद में इसको शो किया बाहर, माइनस करने के बाद में इसको क्या किया, शो किया, कितना कितना है माइनस करने के बाद में, ये आएगा 291,500 माइनस 2,000, तो ये आ रहा है आपका 2,89,500, ठीक है। इसका सेकेंड इफेक्ट दिखाया नहीं जाएगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस के हमेशा सिंगल इफेक्ट होता है, पता है, ठीक है, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था हम लोगों ने। नेक्स्ट उसके बाद सेल्स रिटर्न हो चुका, डिस्काउंट, ठीक है। अब डिस्काउंट डेबिट साइड दिख रहा है, इसका मतलब अलाउड है, ठीक है। और कौन सा डिस्काउंट होगा, ये होगा आपका कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता नहीं है, ठीक है। डिस्काउंट, ठीक है, कितना, अरे यार फिर अमाउंट भूल गया मैं, कितना 2,000 था ना, 2,300, ठीक है। तो 2,300 का आपका क्या आ गया, डिस्काउंट 2,300, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट इफेक्ट, सेल्स रिटर्न हो गया, डिस्काउंट हो गया, बिल्डिंग हो चुकी, कैश एट बैंक, बैंक में पैसा पड़ा हुआ है कितना, 12,000 रुपये, ठीक है। तो ये कहाँ चला जाएगा, ये भी आपका चला जाएगा एसेट साइड, क्योंकि पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, यहाँ डाल देते हैं इसको, कैश एट बैंक, ठीक है। आप लोगों के लेवल पे इतना ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, कितना था 12,000 ना, हाँ कंफर्म 12,000 था, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आप लोगों के लेवल पे इतना क्लासिफिकेशन नहीं रहता एसेट्स को लेके, तो आप कहीं पे भी उसको पुट कर सकते हो। 12,000 कैश हो गया, कैश एट बैंक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितना, 20,000 रुपये का है, ठीक है। और कितना परसेंट इंटरेस्ट कितने परसेंट का इंटरेस्ट बोला उसने, 10% का इंटरेस्ट बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बारी आ रही है, ठीक है। अब इसी को बोला जाता है हिडन एडजस्टमेंट।
हिडन एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि एक आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा जिसके ऊपर में रिटर्न के तौर पे आपको क्या मिल रहा है, 10%। इन्वेस्टमेंट अगर आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा, प्रेफर द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट बोल रहा है और कितने परसेंट का बोल रहा है रिटर्न, 10% का रिटर्न बोल रहा है, ठीक है। अब 10% का जो रिटर्न इसमें बोला जा रहा है, ठीक है, क्या आपको लगता है कि ये रिकॉर्डेड होगा? अगर ये रिकॉर्डेड होता तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिखता इनकम साइड, ठीक है, पर यहाँ पे कहीं पे भी मुझे इनकम साइड दिख रहा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जिक्र कहीं पे भी हुआ नहीं है, ठीक है। तो आइए इसको हिडन एडजस्टमेंट के तौर पर ट्रीट करते हैं और इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा पहले ये देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट आपका जाएगा एसेट साइड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट 10% इन्वेस्टमेंट है। कितने का इन्वेस्टमेंट है आपका? आई थिंक 20,000, ठीक है, हाँ जी 20,000, ठीक है। अब ये 20,000 रुपए का जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, इस पर इंटरेस्ट की आपने एंट्री पास की गई नहीं है, ठीक है। अब उसके सामने 10% लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, इसके ऊपर में रिटर्न जो है वो कितने का है, 10% का इसके ऊपर में रिटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगा दोगे इंटरेस्ट, ठीक है, कितना आ गया 10% मतलब 2,000 रुपए, प्लस कर दो, ठीक है, कितना आ गया, कितना आ गया ये 22,000, ठीक है, 22,000, ठीक है। और इसका सेकेंड इफेक्ट जो रहेगा वो कहाँ जाएगा, आपका इनकम साइड, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितना, ये आ गया आपका 2,000 रुपये। नेक्स्ट उसके बाद और कोई एडजस्टमेंट बाकी है क्या, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। इसके बाद कोई और एडजस्टमेंट बाकी है क्या? हाँ, और एक चीज मिली हम लोगों को, वो है एडवर्टीजमेंट, ठीक है, पेड फॉर कितना 9 मंथ, ठीक है, कितने महीने के लिए दिया गया है, 9 महीने के लिए, ठीक है। बट एक्चुअल में जो हम लोग खर्चा बुक करते हैं वो कितने महीने का बुक करते हैं, 12 महीने का, ठीक है। यहाँ पे कितने महीने का पेड किया गया है, 9 महीने का। तो क्या हम लोग इसको 12 महीने में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर मान लेते हैं, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मान लेते हैं 9 महीने के लिए, मानना क्या है, एक्चुअल में सच में कितना दिया हुआ है, 9 महीने के लिए दिया हुआ है इसका 4,500, ठीक है। तो सेम वही कैलकुलेशन 12 महीने के लिए कितना, ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 4,500 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ रहा है आपका 6,000, ठीक है। तो ऑलरेडी आपने कितना रिकॉर्ड कर चुके हो, 4,500, तो कितना एडिशनल रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके 4,500, एडिशनल आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा 1,500, ठीक है। तो ये आपका चला जाएगा 2 क्या बोलोगे, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, एडवर्टीजमेंट कितना ऑलरेडी आप रिकॉर्ड कर चुके हो 4,500, मतलब इतना पैसा आपने दे दिया, और एडिशनल कितना है, एडिशनल एडवर्टीजमेंट कितना है 1,500, ठीक है। पूरा मिला के आपका खर्चा कितना हो गया इस बार, हो गया 6,000 रुपये, ठीक है। और इसी को बोला जाता है आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट का खर्चा, ठीक है। तो ये आपका लाइबिलिटी साइड रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका पैसा आप दोगे क्या उसको, अभी करंट में कैश में कोई ट्रांजेक्शन होता नहीं है, मैं पहले बता दूं, ठीक है। जब भी आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में करते नहीं हो, ठीक है। रॉयल्टी, ठीक है, अब ये जो रॉयल्टी है वो कहाँ जाएगी आपकी, वो जाएगी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। लॉजिक पता होगा इसका, रॉयल्टी, एक सेकेंड सॉरी, रॉयल्टी कितने का अमाउंट है, रॉयल्टी का 3,000 रुपये, रॉयल्टी का आ गया आपका 3,000 रुपये, तो ये चला गया 3,000, ठीक है। आई होप क्लियर है इतना, ठीक है। एक सेकेंड कहाँ चला गया यार, हाँ, ये रॉयल्टी का चला गया 3,000 रुपये। उसके बाद डेबिट साइड तो पूरी तरीके से हट चुका है, मतलब डेबिट साइड हो गया, निपट गया, ठीक है। क्रेडिट साइड, जनरल रिजर्व, ये लाइबिलिटी साइड शो किया जाता है, ठीक है। जनरल रिजर्व बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप रिजर्व क्रिएट करके बैठे हो, मतलब नॉर्मली जो आप क्या कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने अगर क्या किया है, रिजर्व क्रिएट किया है या प्रोविजन क्रिएट किया है, ठीक है, तो उसको उस नाम से बोला जाता है। लेकिन आपने क्या किया, सिर्फ उसके आगे लिख दिया जर्नल, तो जर्नल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये किसी पे भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। जब भी संकट की घड़ी आएगी तो वो कहीं पे भी आप उसको यूज कर सकते हो,
ठीक है। तो ये यहाँ पे चला जाएगा लाइबिलिटी साइड। एक सेकेंड, सॉरी, तो मतलब जब भी कभी आप पे संकट की घड़ी आएगी तो आप क्या कर सकते हो, जनरल रिजर्व को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका लाइबिलिटी साइड चला जाएगा, ठीक है। किस नाम से, जनरल रिजर्व के नाम से, ठीक है। कितने का था जनरल रिजर्व, ये है आपका जनरल रिजर्व 14,500, ठीक है। लाइबिलिटी साइड शो किया जाएगा 14,500, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद और कौन सी आइटम बाकी है क्रेडिट साइड में, कैपिटल ऑफ दया एंड कश्मा, ठीक है। अजीबोगरीब नाम है भाई साहब, दया का तो निपटा लिया था हम लोगों ने, कश्मा बाकी है, तो थोड़ा सा गैप देके हम लोग कश्मा का भी कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। कैपिटल किसका, कश्मा, मैं के लिख रहा हूँ शॉर्टकट, ठीक है। आप समझ जाइएगा, आप पूरा लिखेगा वहाँ पे। कश्मा कितना है, 1,20,000। कोई ड्रॉविंग है क्या इसकी, कोई विड्रॉल है, नहीं, तो 1,20,000 यहाँ पे आ जाएगा कश्मा का, ठीक है। कश्मा का कैपिटल आ गया। नेक्स्ट उसके बाद आपका आ रहा है क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड, क्या हो गया इसको, हाँ, क्रेडिटर्स कहाँ आ रहे हैं आपके, लाइबिलिटी साइड, ठीक है। तो ये भी कहाँ दिखेगा आपको, लाइबिलिटी, ठीक है। क्या हो गया भाई, क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स अमाउंट कितना है, अमाउंट 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 अमाउंट, हाँ 98,000, ठीक है। ये आ गया क्रेडिटर्स 98,000, ठीक है। व्हाट्स द नेक्स्ट, उसके बाद आ रहा है आपका नेक्स्ट में आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्या इसका इफेक्ट डबल इफेक्ट देने की जरूरत है, नहीं, सिंगल इफेक्ट ही देना है, क्यों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है आपके, ठीक है। कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। कितना, 700 रुपये, इसी को बोल सकते हैं अनपेड वेजेस भी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है परचेज रिटर्न और डिस्काउंट, 1800, और परचेज रिटर्न है 4,000। तो परचेज रिटर्न तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ये यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा। कहाँ गया परचेस, हम लोगों ने परचेस को बाहर निकाल लिया, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसको अंदर ही रखेंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। कितना है, 1,48,000। नेक्स्ट उसके बाद माइनस कर देंगे इसमें से रिटर्न, कितने का रिटर्न माइनस हो जाएगा, 4,000 का रिटर्न माइनस हो गया, ठीक है। तो ग्रॉस परचेस में से आपने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया नेट परचेस में, ग्रॉस परचेस से इसको काय में कन्वर्ट कर दिया आपने, नेट परचेस में। कितना बचेगा, 1,44,000, ठीक है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद क्या था, डिस्काउंट, ठीक है। और डिस्काउंट रिसीव्ड वाला ये 1,800, तो ये जाएगा आपका पीएनएल साइड, ये आपका पीएनएल, और ये यहाँ चला जाएगा बाय डिस्काउंट, ठीक है। और कॉमन सेंस, अगर क्रेडिट साइड दिख रहा है इसका मतलब क्या है, मिला है हमें डिस्काउंट, 1,800 हो गया। सारी आइटम पुट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब लास्ट हमारा एक ही पोर्शन बाकी है, हमें बस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट्स को ही क्या करेंगे, इनकम साइड को ऐड करके एक्सपेंस साइड को माइनस करेंगे, ठीक है। और जैसे ही जो भी आइटम आएगा, यानी कि जो भी अमाउंट आएगा, वो हमारा होगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो कितना है, 2,89,500 प्लस 1,000 प्लस 40,000, तो ये कितना आ गया, 3,30,500, ठीक है। तो सम कितना आ गया इसका, तो इसका जो सम आया है वो आया है आपका इसका जो सम आया है आपका आया है 3,30,000, ठीक है। हम्म, 3,30,500, ठीक है। 3,30,500, सेम ये भी 3,30,500। आई होप लेज़र कैलकुलेट, मतलब लेज़र टैली करना पता होगा कि किस तरीके से लेज़र को टैली किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपने क्या किया, इसको प्लस किया, इसमें से माइनस कर दोगे कितना, पहले तो 65,000 फॉर द ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद 1,44,000 फॉर द
परचेस, उसके बाद आ रहा है 9,000 फॉर द सैलरी एंड वेजेस, और रॉयल्टी का आया 3,000। तो आपका आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट आया कितने का? ग्रॉस प्रॉफिट आया आपका जो, पेन चेंज कर देता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया बच्चा आपका? ये आया है 1,09,000। ये आया है 1 लाख, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ, ये आया 1,09,500। ठीक है, अब यही जो अमाउंट आया है ये सीधा कहाँ चला जाएगा? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ये ऊपर जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 1,09,500, 1,09,500। ठीक है, अब वापस से सेम यही हरकतें इसके साथ में भी करेंगे। किसके साथ में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ में। इसका सम निकालेंगे, कितना आया? 1,09,500 प्लस 1,800 प्लस 2,000, तो ये कितना आ रहा है? 1,11,000, 1,13,300, सॉरी 1,13,300। ठीक है, तो सेम इसका भी सम आ जाएगा। कितना शो करोगे इसका सम? 1,13,300 कितना आ रहा है? ये 1,13,000, कौन सा कलर ले लिया मैंने, हाँ 13,300। ठीक है, उसके बाद सेम इसका भी टोटल इतना ही रहेगा, 1,13,300। ठीक है, और ये यहाँ चला जाएगा 2 नेट प्रॉफिट। अब यहाँ से थोड़ा फोकस कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब अगर ये सिंगल ओनर होता, ठीक है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा 10th वाले लेक्चर में, कि अगर ये सिंगल ओनर होता तो ये पूरे प्रॉफिट का अधिकारी, जैसे इसका प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट निकाल लेते, सॉरी पहले प्रॉफिट निकाल लेते। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 1,13,000, अरे काफ़ी छोटा हो गया, 1,13,000। ठीक है, 1,13,000 सम आया, उसमें से ये सारे एक्सपेंसेस को क्या करोगे? माइनस कर दोगे। ठीक है, सारे ही एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे इसमें से, माइनस 5,194 माइनस 1,200 माइनस 2,300 माइनस 6,000 माइनस 7,985। ठीक है, और कुछ है क्या? देख लेते हैं एक बार जूम आउट करके। नहीं, कुछ और नहीं है, तो आपका आया है आंसर 90,621। ठीक है, 90,625। ठीक है, तो ये आपका आ गया टोटल प्रॉफिट। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? टोटल प्रॉफिट। सॉरी मैंने कलर चेंज करना था यहाँ पे, हाँ अभी कर देते हैं। तो ये कितना आ गया आपका? ये आ गया नेट प्रॉफिट। सबसे पहले तो यहाँ लिख लीजिए नेट प्रॉफिट। आपको डुअल पेन या डुअल कलर की ज़रूरत नहीं है, पेन और पेंसिल यूज़ कर सकते हो, और वैसे भी एग्ज़ाम में अलाउड नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ होशियारी मारने के लिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ये यहाँ पे हो चुका है, ये आ चुका है पूरी तरीके से। उसके बाद ये प्रॉफिट आ गया 90,625। ये सिंगल ओनर का प्रॉफिट होता तो ये पूरी तरीके से नेट प्रॉफिट में जाता और कैपिटल में जाके ऐड हो जाता। ठीक है, बट ये 2 लोगों का है, और हम लोगों ने रेशो पहले ही देखा था, कितना था? 1:1। ठीक है, तो दया का मतलब डी का कितना है? डी का आएगा 45,310 ले लेते हैं, और एक को 1 रुपया ज़्यादा दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है के को। ठीक है, 45,311। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, अब ये दोनों ही चीज़ें, यानी कि प्रॉफिट जो आ चुका है, ये दोनों के अकाउंट में जाके पोस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये रहा दोनों का अमाउंट या दोनों का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट। कितना था? 45,310, 310।
ठीक है, ये ऐड होके सीधा बाहर। उसके बाद सेकंड वाले का कितना था, 45,311, ठीक है, ये भी आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब ऐड, ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, बताइए कितना आ रहा है सम। दोनों को ऐड करने के बाद में, ऐडलेस करने के बाद में 1,60,000 माइनस 1,000 प्लस 45,310, ठीक है, कितना आ रहा है ये आ रहा है आपका 2 लाख। एक सेकेंड, यहाँ पे ब्लैक पेन यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, कितना, 2,04,310, ठीक है, यह आया 2,04,310 और ये आ रहा है 1,20,000 प्लस 45,311, तो ये आ रहा है आपका 1,65,311, ठीक है। अब अगर ये दोनों ही चीज़ों का मतलब एसेट और लाइबिलिटी दोनों साइड का अगर बैलेंस टैली हो रहा है तो आपका अकाउंट सही है, आपने कोई गड़बड़ की नहीं है, ठीक है। बट अगर ये टैली नहीं हुआ तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई गड़बड़ की है, यानी कि हमने कोई गड़बड़ की है। फिर हम लोग पहले वो गड़बड़ आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप कोई गड़बड़ हुई नहीं है, ठीक है, और ये अकाउंट टैली हो जाना चाहिए, ठीक है। कॉमर्स वाले बड़े तरसते हैं बच्चा बैलेंस शीट टैली करने के लिए, ठीक है। आइए इसका टोटल कर रहे हैं, किसका, बैलेंस शीट का, ठीक है। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं लाइबिलिटी साइड को, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड में 1,65,311 प्लस ये कितना है, 2 लाख। एक काम करते हैं, इसको जूम करके ही एक एक स्लाइड करते हैं नीचे नीचे, ठीक है। तो 2,04,310, 2,04,310 प्लस हो चुका है। उसके बाद में और क्या है, 1,500 प्लस 1,500 प्लस 14,500 प्लस 98,000 और प्लस 700, मतलब ये आ रहा है ये आ रहा है 4,48,000। नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुई है, ठीक है, क्योंकि अगर इसकी बात करें तो 21 डिवाइड किया गया है 5। एक सेकेंड जस्ट, कहीं कोई एरर तो नहीं है। हाँ, नहीं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 4 लाख, मतलब 4 लाख। आइए यहाँ पे पुट कर देते हैं, 4,84,321, ठीक है। अगर एसेट साइड भी वही अमाउंट आया तो आपका आंसर सही है, और अगर एसेट साइड नहीं आया तो अमाउंट यानी कि आंसर गलत है, ठीक है। 71,250, ठीक है, 113,356 प्लस 12,000 प्लस अब और कुछ बाकी है क्या, समथिंग, हाँ, 1,32,715 प्लस 25,000 और 68,000 प्लस 22,000 और प्लस 40,000, तो ये आ रहा है 4,84,321, ठीक है, 4,84,321, ठीक है। आंसर देखिए दोनों मैच कर गया, इसका मतलब क्या है, बैलेंस शीट टैली हो चुकी है, हमने जो भी क्वेश्चन किया सॉल्व वो सही है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अभी हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसी लेक्चर के साथ में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, ठीक है। उस क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड लग रहा होगा आप उसको सॉल्व कर लीजिए, या तो फिर मैं उसका नंबर वाइज प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है, या फिर मैं उसका नंबर डिस्क्लोज कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि आप ये नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एज अ प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है। तो ये क्लियर हो चुका है, अगर आप उसे प्रैक्टिस करो